नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए, जोड़िए हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस से पहले पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ। पद्म पुरस्कारों के ऐलान के साथ एक विवाद खड़ा हो गया और एक मैं बोल करके गलती किया, दो विवाद खड़े हो गए समानांतर, दो विवाद खड़े। एक तो पद्म अवार्ड पाने वाला एक ऐसा व्यक्ति कैमरे पर सामने आया जिसने पद्म अवार्ड का ही अपमान कर डाला। और ये नेता कोई और नहीं है, ये व्यक्ति कोई और नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का एक सीनियर लीडर, जिसको नरेंद्र मोदी ने गवर्नर बना करके महाराष्ट्र में बिठाया था। और गवर्नर के रूप में उस शख्स ने जो जो काम किए हैं गणतंत्र दिवस पर, आप कल्पना कीजिए ऐसे व्यक्ति को अगर हम पद्म पुरस्कार देने की बात करें तो इस देश में लोकतंत्र के जितने भी प्रेमी हैं वो कितने लज्जित होंगे। लोकतंत्र को कलंकित करने का काम जिसने किया, जिस पर बहुत सारे ऐसे आरोप हैं और आज भी लग रहे हैं, उस व्यक्ति ने आखिरकार पद्म अवार्ड पर भी अपना मूल जो है व्यक्तित्व, चरित्र सब दिखा दिया। दूसरा विवाद है पद्म पुरस्कारों में जो नाम चयनित किए जा रहे हैं, इन नामों का चयन क्या चुनावी समीकरणों को देखते हुए किया जाता है? याद कीजिए, भारत रत्न, बिहार में भारत रत्न देकर के कर्पूरी ठाकुर को सरकार ही बदल दी गई थी। मतलब अपोजिशन की सरकार थी और एनडीए की सरकार आ गई भारत रत्न से। क्या सरकार बनाने का काम चुनाव आयोग से लेकर के ईडी, सीडी, सीबीआई, आईटी तक जो कर रहे हैं वो कम है कि अब इस देश के जो सम्मानित, प्रतिष्ठित जो सम्मान है, जिसको पा करके लोग गर्व महसूस करते हैं, उनको भी चुनावी टूल, सियासी टूल बना दिया गया है? क्योंकि जो अवार्ड अभी बटे हैं, इन अवार्ड में आप जब बंगाल, तमिलनाडु और केरल की संख्या देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये वो 3 राज्य हैं, चुनावी राज्य, जहां बीजेपी की महत्वाकांक्षाएं परवान चढ़ने के लिए बेताब हैं। तो मैं आपको बस 2 हेडलाइन दिखा करके एक छोटी सी क्लिप सुनवा करके हेमंत जी के पास चलूंगा, क्योंकि ये पद्म अवार्ड सियासी कैसे बनाए गए हैं, ये पूरा खेल अभी हेमंत जी खोलेंगे। दिखाइए भैया, पहले हेडलाइन लाइए। उद्धव सरकार को गिराकर लोकतंत्र की हत्या, कोश्यारी को पद्म भूषण देने पर भड़के संजय राउत। चलिए जरा भीतर चलिए। भगत सिंह कोश्यारी की बात हो रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार व एकनाथ शिंदे सहित महायुति सरकार को भी कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित करने के फैसले की निंदा करनी चाहिए। क्यों सिर्फ सरकार ने गिराया? ये थे तो खूब विवाद महाराष्ट्र में किए। कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज और समाज सुधारक महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले का अपमान किया था। उन्होंने लोकतंत्र और संविधान की हत्या की और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिरा दिया। कोश्यारी उद्धव ठाकरे की बहुमत वाली सरकार को गिराकर राज्य में भाजपा की सरकार लाना चाहते थे। और यह बात कुछ भी अब छिपी नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है। इसको तो सब लोग जान रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा देश जान रहा है कि क्या चाहते थे और क्या कर रहे थे और किसके इशारे पर कर रहे थे, ये पूरा देश जान रहा है। लेकिन और आपत्तिजनक में सरकार उठाना, गिराना, बनाना उससे अलग। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन लोगों को लेकर के जो टिप्पणियां की हैं वो महाराष्ट्र में कोई भूला नहीं है, कितना विवाद हुआ था। और ऐसे व्यक्ति को पद्म सम्मान, इसीलिए पद्म सम्मान की कितनी कीमत है उस आदमी की नजर में, उसने बता भी दिया। अगली हेडलाइन अंग्रेजी में भी दिखा दीजिए, हिंदी के साथ साथ। साल्ट रब्ड इन वुंड्स ऑफ मराठी मानुस, अपोजिशन ऑन कोश्यारी पद्म भूषण।
ये नमक रगड़ दिया, महाराष्ट्र मराठी मानुष के घावों पर नमक रगड़ने का काम किया है पद्म भूषण दे करके कोश्यारी को, ये विपक्ष का कहना है। मराठी मानुष के घाव में पहले कहा था, बहुत घाव दिए, बहुत जख्म दिए हैं इन्होंने। अब जरा सुनवा दीजिए, पद्म भूषण इनको मिला तो उसके बाद ये खुशी कैसे जताए हैं, उसका एक हिस्सा सुन लीजिए जरा। और ये भूषण फूषण तो मैं कभी न मेरी चाह में रहे न मेरे दिमाग में रहे। और ये भूषण फूषण तो मैं कभी न मेरी चाह में रहे न मेरे दिमाग में रहे। और ये भूषण फूषण तो मैं कभी न मेरी चाह में रहे न मेरे दिमाग में रहे। ये भूषण फूषण कभी न मेरी चाह में रहे न कभी मेरे दिमाग में रहे। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि इनका औरा बहुत ऊपर है, ये पद्म भूषण की चाह इनको नहीं है। इनको चाह तो खूब है। इनके और इनके चेले बहुत सारे हैं। उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे नेता आज भी हैं, कुछ विधायक बने, कुछ विधायक नहीं रहे, कुछ मंत्री हैं, कुछ मंत्री नहीं रहे, जो कोश्यारी के चेले हैं। इनके चेले और ये, इनकी सच्चाई उत्तराखंड में भी हालांकि बहुत बहुत कई परतों में ढका हुआ है इन लोगों का जो है, इनकी आकांक्षाएं। लेकिन फिर भी अगर कुछ परत भी खुल जाए ना, और कुछ परत खुली भी है उत्तराखंड में, इनको कुर्सी चाहिए, और इनको कुर्सी के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। इनको सब, ये राजभवन में क्या कर रहे थे, बोल देते मुझे राज्यपाल और जयपाल जैसा पद नहीं चाहिए, मैं उत्तराखंड के पहाड़ों में तपस्या करना चाहता हूं। तो वहां राजभवन में सारे इशारों पर नाचे। अब कर रहे हैं भूषण फूषण नहीं चाहिए। ऐसे आदमी को पद्म भूषण क्यों देना चाहिए हेमंत भाई? इससे तो वापस लेना चाहिए। उम्र बहुत है इनका, लेकिन अगर ये ऐसी बातें करेंगे तो इनका कौन सम्मान करेगा? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, वक्त बदल रहा है, वक्त की चाल बदल रही है, देश बदल रहा है, और मोदी है तो मुमकिन है, वो आप लगातार कई सालों से आप देख ही रहे। बेसिकली क्या है कि ये जो महोदय आपने दिखाया बिल्कुल ठीक कहा, महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे, गोवा के राज्यपाल रहे, और उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, और अब इन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से नवाजने का ऐलान किया गया। देश का थर्ड हाईएस्ट सिविल अवार्ड है ये। नंबर 1 भारत रत्न, नंबर 2 पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण। ठीक। और उसको लेकर के इनके ये शब्द कहना कि मेरा भूषण भूषण में मैं नहीं जानता, बेसिकली इनकी जो मानसिकता है ना, जो 100 साल तक उस एनजीओ ने जो इन लोगों के अंदर भरा है, ये अगर आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो ये कहते हैं कि मैं संघ का स्वयं सेवक हूं, मैं ये हूं, वो हूं, राष्ट्र निर्माण, वो सारा जो इनको सिखाया गया है वो कैसेट इनकी चलती है लगातार। इनके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का राज्यपाल रहते हुए भी इन्होंने दिल्ली दरबार के इशारे पर रात के अंधेरे में एक ऐसी असंवैधानिक सरकार का गठन किया था जिसे 2 दिन के अंदर अंदर इस्तीफा देना पड़ा था। और कितने बजे शपथ हुई थी वो आप सोच लीजिए। जब आप सो के उठे थे उससे पहले शपथ दिला दी गई थी। बाद में जो सरकार बनी उसके लिए हर दिन, यहां तक कि कोरोना काल में भी नई नई परेशानियां लगातार खड़ी की, क्योंकि इनकी सरकार नहीं बढ़ पाई, उद्धव की सरकार बढ़ पाई। फिर तो यही नहीं, उस सरकार को अनैतिक तरीके से गिराने में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई। और जिसको सुप्रीम कोर्ट, याद कीजिएगा, वो आपके जो चीफ जस्टिस थे जो आजकल नंबर मांगते हैं वीआईपी के लिए, मर्सिडीज गाड़ी के लिए, उन्होंने क्या कहा था कि वो असंवैधानिक तरीका था, और अगर उस उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम उनको बहाल कर देते, याद होगा। तो ये वही तोपची है जिन्होंने ये काम किया था। अर्ली मॉर्निंग वी आवर्स के अंदर शपथ दिलाई, 2 दिन के अंदर उस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, अगली सरकार को तंग और परेशान किया, उसको गलत तरीके से वो किया कि भाई फ्लोर टेस्ट करो, और बाद में उसको गिरा करके फिर अपनी सरकार को कायम किया। ये इनकी कुल मिलाकर के शौर्य गाथा है। इतनी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए इन्हें भारत भूषण भूषण नहीं, अगर मोदी की मानो तो भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए था हकीकत में। इनके जो कर्म है ना, और जो इनकी भाषा है, ये कोई बताने की बात नहीं आशीष भाई कि दिल्ली दरबार ने कोश्यारी की होशियारी का उचित मूल्यांकन नहीं किया है। कोश्यारी निराश ना हो, उन्हें भारत रत्न भी मिलेगा अगर वो यही भूषण भूषण करते रहे ना, क्योंकि मोदी को तो ऐसे ही लोग चाहिए। उनको कोई बहुत ज्यादा विद्वान और पढ़े लिखों का तो कोई लंबा चौड़ा मामला है नहीं। तो बेसिकली इन्होंने, सवाल फिर वही आएगा कि इन्होंने ऐसा कौन सा असाधारण कार्य किया जनसेवा का या पब्लिक सर्विस जिसको आप बोलते हो, जिसके लिए इनको पद्म भूषण दिया। साइटेशन में लिखा जाता है ना कि भाई इन्होंने ये तीर चलाई, ये तोप चलाई। इनका क्या लिखोगे कि इन्होंने सुबह 5 बजे शपथ दिलाई थी, या उन्होंने एक सरकार असंवैधानिक गठित करवाई थी जो 48 घंटे में गिर गई थी।
साइटेशन में कुछ तो लिखोगे या प्लेन छोड़ दो। तो ये मोदी जी का भारत है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इन्होंने जिस तरीके पे महाराष्ट्र में तमाम जो आपने जिक्र किया, तमाम जो वहां के जो पूजनीय लोग हैं उनका अपमान किया, वो आचरण भी इनका निरंतर निराशाजनक उसके बाद रहा था। और पूरे महाराष्ट्र में इस बात को लेकर के रोष है कि इनको किस तरीके से आपने बना दिया, फॉर व्हाट कंट्रीब्यूशन। अब आपने कहा कि ओवरऑल पद्मा पुरस्कारों की जो स्थिति है, देखिए आशीष भाई, मोदी जी ने एक काम तो इस देश के अंदर बहुत रेगुलराइज कर दिया है कि हर वो चीज जो उनको वोट दिला सकती है उसको वो चुनावी मोड में डाल देते हैं। ठीक, तो पद्म पुरस्कारों को भी उन्होंने चुनावी हथियार के रूप में तैयार कर लिया है, तैनात कर दिया है। पिछले 6 साल से मैं आपको डेटा दूंगा, साल वाइज दूंगा कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां के लोगों को कैसे पद्म पुरस्कारों की संख्या लगातार बढ़ जाती है। इस वर्ष के जो पद्म पुरस्कार विजेता है उनकी अगर आप सूची देखेंगे तो 37% चुनावी राज्यों से, आशीष भाई 37%, जबकि जनसंख्या में अगर उनकी मात्रा देखेंगे तो केवल 18%। और ये कार्यक्रम अब से नहीं चल रहा, ये 2020 से चल रहा है। ये मैंने पूरी लिस्ट दी है आपको। 2020 में 123 पद्म पुरस्कार थे, उनमें से 11% दिल्ली और बिहार में मिले, उनकी आबादी केवल 11%। 2021 के अंदर 109 पद्म अवार्ड थे, असम, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। अब भी वही है, 2026 आ गया ना 5 साल बाद। उस समय 38% थे, इस बार 37%। कोई भी स्टेट जहां चुनाव होता है वहां पे यही कार्यक्रम चलता है। 2022 में 37%, 2023 में 34%, 2025 में 12%, इस बार 2026 में 37%। ये मोदी जी ने बिल्कुल इसको एक रूटीन का पैटर्न बना दिया है। ये पैटर्न हर साल दोहराया जा रहा है। इनाम हो कोई या योजना हो, सरकार के सारे फैसले चुनावी लाभ की दृष्टि से तय होते हैं। आपने देखा होगा भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे सम्मान भी लगातार संदेह के घेरे में आ रहे हैं। केरल में चुनाव है और बीजेपी को इस बार कुछ उम्मीद है तिरुवनंतपुरम के बाद। उम्मीद कैसी है वो तो आपको मेरे को पता है, लेकिन उनको है। तो केरल ने पहली बार पद्म विभूषण में हैट्रिक मार दी। पद्म विभूषण में सेकंड हाईएस्ट, 5 मिले हैं पूरे देश के अंदर, उनमें से 3 पद्म विभूषण केरल को मिले। यानी कि केरल कंप्लीट फोकस में है, कंप्लीट फोकस के अंदर है। जिनको मिले हैं उनकी प्रतिभा पर मैं और आप संदेह नहीं कर सकते, लेकिन संदेह टाइमिंग पर तो होगा कि अब क्यों, चुनाव से एन पहले अब क्यों। तत्कालिक चुनाव लाभ के लिए सम्मान देना कहीं ना कहीं सम्मान का भी अपमान है आशीष भाई, ये मान करके चलिए। आपने सम्मानित होने का काम किया, आपको कभी भी सम्मानित किया जा सकता है। वाई ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ओनली? तो ये चीज आपको लगातार देखनी पड़ेगी। और केरल के संदर्भ में तो आपको पता है अमित शाह जी क्या कह के आए हैं कि 20% हमारे वोट आ गए इस बार नगर निकायों में, और 30-40% ज्यादा दूर नहीं है। ठीक, और 2026 में हम केरल में सरकार बना देंगे, ये कह चुके हैं। तो आज जब पद्म पुरस्कारों की खबर देखी तो लग रहा था कि बीजेपी मिशन के मोड में आ गई है केरला के अंदर, और उन्होंने चुनावी जो पुरस्कारों की संख्या है उसको इस रूप में बढ़ा दिया कि केरल के हर वर्ग को टारगेट किया जा सके। ये ध्यान रखिएगा, भाजपा बेसिकली वहां की जो 2 ध्रुवीय राजनीति है उसका पूरा फोकस उसको तोड़ने पर है इस समय पूरे, या लेफ्ट है या कांग्रेस है। और केरल में वो तीसरा विकल्प बनने की फिराक में है। सरकार सरकूर तो बनती नहीं, लेकिन उनका जुगाड़ ये जरूर है कि वो तीसरा विकल्प बन जाए। तो केरल के लोगों को जो कल ये खुराक दी है ना रात को पद्म पुरस्कार वाली, इसको अगर आप बारीकी से देखेंगे तो इसमें एक कॉकटेल है। इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व भी है और सबका साथ सबका विकास, दोनों एक साथ कोशिश की जा रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व का भी पोर्शन है, सारी चीजें मिलाते हैं ना वो जो कॉकटेल बनाते हैं। तो केरल में के हिस्से में इस बार 8 पद्म पुरस्कार आए हैं, और भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण, जैसा मैंने कहा 5 में से 3 केरल में गए। एक और आरएसएस और भाजपा धुर विरोधी सीपीएम के वीएस अच्युतानंदन को, और सीपीआई के पी नारायणन। इन पर क्या कहता है आरएसएस कहता है कि हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप इनके ऊपर है। ध्यान रखिएगा ये बात, उनको पद्म विभूषण। आरएसएस बीजेपी का दावा है कि 2000 से लेकर 2017 तक 65 से अधिक आरएसएस भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं सीपीआई कैडर द्वारा की गई, कोट एंड कोट है ये। ठीक, दूसरी ओर क्रिश्चियन समुदाय से आने वाले और आरएसएस के प्रशंसक समर्थक विचार वाले जज केटी थॉमस को भी दिया गया है, यानी कि मिक्स ऑफ ऑल। तो ये जो आप देखने पड़ेंगे। फिर मुस्लिम पृष्ठभूमि के जो कलाकार थे, ममूटी,
उनको पद्मश्री दिया है। एसएनडीपी के से एजवा नेता नटेशन, जो हिंदू एकता मंच पर फोकस करते हैं, उन्हें भी पद्मश्री दिया है। भाजपा नायर एजवा एनएस एसएनडीपी यूनिटी एकता पर जोर दे रही है, फोकस उस पे, कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना ये, तो नायर और उनके ऊपर जोर दे रही है। ये दोनों के दोनों मिलकर, दोनों समुदाय मिलकर केरल के हिंदू वोटों का 40 से 50% कवर करते हैं। सोचिए आप कितना बारीक विश्लेषण करके ये किया होगा। कुल मिलाकर जो है वहां पर, अगर आप केरल का अगर आप बात करेंगे तो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ओबीसी, एजावा, नायर सबको एक साथ साधने का मिशन है ये पद्म पुरस्कारों के जरिए। तो ये केवल भाजपा ही कर सकती है। पद्म पुरस्कार उसी का सिलसिला है, केरल के जो तमाम विविधताओं को जो है उनको आकर्षित करने की एक ये मिक्स रणनीति है कि हमने तो देखो उनको भी दिया, इनको भी दिया, उनको भी दिया, वो सारी की सारी चीज। अब जनता इस बात पर रीझती है, कितनी आकर्षित होती है, क्या फैसला करती है, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव चल दिया है पद्म पुरस्कार के जरिए। चलिए, ये पद्म पुरस्कार और सारे पुरस्कार, इसमें 2-3 बातें और गौर करने वाली हैं। एक तो बात अभी हेमंत भाई ने कहा, संघ का जो केरला में खासकर संघ का दुश्मन, मतलब ये संघ बताती रही है कि हमारा दुश्मन है, जो कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, ये दुश्मन है, ये हमारे कार्यकर्ताओं को, संघियों को मारते हैं, हत्या के आरोप लगाते रहे। और उनको मोदी जी, मतलब संघ के जो दुश्मन, जिनको संघ चीख चीख के कहता रहा हमारे दुश्मन है, हमको मार रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को, उनको मोदी जी ने सम्मानित कर दिया। भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि अच्युतानंद जो है और ये लेकिन यही तो इस वामपंथी धड़े का अगुआ कौन था? ये विजयन से बहुत पुराने अच्युतानंद। तो अगर उनको आप अवार्ड दे रहे हो तो संघ वैचारिक रूप से, संघ तो 36 का आंकड़ा रखा है, उनको दे रहे हैं। दूसरी बात, ये लेफ्ट पूरा के साथ तो आशीष भाई, लेफ्ट के साथ 36 का नहीं 360 का आंकड़ा रहा है। 36 में कहां सीमित कर रहे अभी अगला सवाल मेरा वही है, अगला सवाल वही है। देखिए, मोदी जी की आवाज, जैसे मोदी जी के मन की बात मजबूरी में ही सही उत्तर भारत में सब सुनते हैं, नेता, पब्लिक तो नहीं सुनती, नेता सब अपना ऐसे टीवी पे। और खासकर मैं एक भाजपा के बड़े नेता की बात बता रहा हूँ, उसने कहा इसलिए सबसे जरूरी बात है सुनना कि फोटो खिंचवा भेजनी पड़ती है, कि आप मन की बात सुन रहे हो, फोटो खिंचवा भेजनी पड़ती है। तो 1 मिनट के लिए एक्टिवली, जब तक फोटो खींचे तब तक एक्टिवली सुनना पड़ता है। उसके बाद तो क्या है कि बैठे रहते हैं आंख बंद करके, आंख झप जाए एक नीर मार लेते हैं। ये जो है, जो अच्छा, केरल में मन की बात सुनने वाला नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं, जो समीकरण आपने समझाया ना, ये समीकरण केरल में समझने के लिए या समझाने के लिए कोई इनके पास है नहीं। वो भूमिका कौन निभाता है? वो भूमिका शशि थरूर निभाते हैं। एक माउथपीस होना चाहिए ना, कि वो समझावे कि मोदी जी ने कुछ हमारे लिए किया है, मोदी ने केरल के स्वाभिमान और सम्मान को ऊपर किया है, ये बताएगा कौन? तो ये काम तत्काल प्रभाव से शुरू कर देते हैं शशि थरूर, कि मोदी जी का धन्यवाद, या हमारे प्रदेश को ये गर्व का पल है, 5 में 3 मिले, ये सब करके 5 में 3 गर्व का पल है, तो किसकी वजह से आया? मतलब ये आपके दिमाग में हिट करने की कोशिश थरूर करते हैं। अब अगला खेल मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक आशंका बता रहा हूं। आज शशि थरूर से एक सवाल किया गया लेफ्ट में जाने को लेकर के, दुबई डील कुछ हुआ है, तो लेफ्ट में, मतलब वामपंथी धड़े में कांग्रेस छोड़ करके जाने का, उस पर क्या कहा उन्होंने? कहा इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मतलब उस पर बोलने से इनकार कर दिया। भाई अगर हमसे कोई पूछे ऐसी चीज जो मेरे मन में है ही नहीं है, तो उसको एक लाइन से नकारूंगा ना, यार फालतू की बातें करते हो, उनका नहीं है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उसकी जगह पता है, देखिए कुछ भी हो पता है उसकी जगह। वो तीसरा विकल्प जो आपने कहा बिल्कुल सही है, तीसरी जगह पर अपना, उसके लिए क्या है, वो कई फेज में। एक बात तो है, इन सब में पेशेंस भी खूब है, ऐसे नहीं यहाँ तक पहुंचे हैं ये। पहले अब तीसरे पे जाएंगे, फिर मुख्य विपक्षी दल के रूप में आना चाहेंगे, और फिर उसके बाद हटा देंगे। जो बंगाल में इन्होंने कहा किया, वामपंथियों को, कांग्रेस को, सबको पीछे छोड़ करके आ गए नंबर 2 पे। अब सीधा लक्ष्य है ममता की कुर्सी पर। तो अभी तीसरे पर, लेकिन तीसरे पर जाने के लिए इनको कांग्रेस को रोकना। देखिए, वामपंथ अब सिर्फ और सिर्फ, हेमंत भाई मैं इन पुरस्कारों के कनेक्शन को और आगे बढ़ा रहा हूं, वामपंथ सिर्फ और सिर्फ अब केरल में जीवित है।
बाकी जगह मरणशैया पे पड़ा हुआ है, बस कोई पानी भी धरती में से निकाल करके पिलाने वाला नहीं मिल रहा है वामपंथ को। यह हकीकत है। तो सिर्फ केरल में बचा है। केरल में जैसे बाकी जगह मारा इन्होंने वामपंथ को, केरल में इनको मारने में वक्त नहीं लगेगा। ये लिखित ले लीजिए। कितना भी कहिए कि काडर है, केरला का मिजाज अलग है, वामपंथ को मारना आसान है। कांग्रेस को तो इतने दिन से मारते मारते भी नहीं मार पाए। कांग्रेस को मारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। चीन मॉडल पे या कोरिया मॉडल पे ना आ जाए तब तक तो कांग्रेस को ये नहीं मार पाएंगे। इनको कांग्रेस को रोकना है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उसको और खाद पानी मिलेगा। वामपंथ को सरवाइव करवाओ, उसको तो जब चाहेंगे मार देंगे, वो अपना मनचाहा शिकार है। इसलिए ये थरूर को, मुझे ये संदेह है कि थरूर को अंतिम वक्त में वाम धड़े में शिफ्ट करेंगे। कि तुम हमारे पास आके कुछ नहीं कर पाओगे, हमें क्या दोगे? हैं? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, हमें क्या दे दोगे? तुम 2-4 सीट बढ़ा दोगे हमारा, लेकिन कांग्रेस आ जाएगी। नहीं तो ये बात आपको ध्यान हो, आपको अभी शशि थरूर से आपको पिछले दिनों आपको ध्यान होगा ना, पार्लियामेंट में एक बाइट थी और उनसे पूछा गया था, यह स्पेसिफिक सवाल था कि आप क्या कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं क्या? तो उसने इशारों में ये कहा था शशि थरूर ने कि मेरे पास और भी विकल्प है। तो उस समय जो जर्नलिस्ट थे उनका सबका मानना था कि वो बीजेपी में जाएंगे, लेकिन उसमें क्लियर है कि बीजेपी को वो कहीं लंबा चौड़ा खींच के ले जा नहीं सकते बियॉन्ड ए पॉइंट। वो उतनी मदद कर सकते हैं जितनी तिरुवनंतपुर में उन्होंने कर दी और वहां नगर निगम उनका बन गया। वो उतनी सी मदद थी, उसके अलावा कोई लंबा चौड़ा नहीं। अभी आपने जिस बात का जिक्र किया, अभी ये गल्फ गए थे और गल्फ के अंदर कुछ इवेंट्स के अंदर उन्होंने भाग लिया और एक इवेंट ऐसी थी जो लेफ्ट के लोगों के करीब का कोई बंदा था, उसके वो ऑर्गेनाइजर था। तो वहां पूछा गया तो फिर वहां भी वही बात आई, अपने पत्ते नहीं खोले और ऑप्शंस की बात की। तो आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी बेसिकली शशि थरूर को एक टूल के तौर पर उधर प्लांट करके और कांग्रेस पार्टी को वीक करने की हल्का सा कोशिश कर सकती है और लेफ्ट भी बना रहे ताकि उनको निपटाना। लेफ्ट को तो कभी भी निपटा लो, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो बीजेपी के पास फाइनेंशियल ताकत इतनी है आज की तारीख में। देखिए, और स्टेट्स में जो आपने कहा ना, वो जो पैटर्न था वो पुराना पैटर्न था आशीष भाई, कि एक बार एंट्री कर लो, अगली बार नंबर 2 पे आ जाओ और तीसरी बार नंबर 1 पे आ जाओ। ये पुराना पैटर्न था इनका। अब इनका जो SIR लाए हैं ज्ञानेश गुप्ता, इसके बाद इनका खेल सिंपल है कि इस बार जो है इनकी कोशिश ये रहेगी कि लेफ्ट को बिल्कुल निपटा करके और कोशिश करें कि ठीक ठाक सीट लेकर के। इनकी कोशिश ये रहेगी और उसमें थोड़ी बहुत जो है कांग्रेस को टक्कर भी देते रहे, छोटा मोटा कांग्रेस भी बियॉन्ड ए पॉइंट ताकतवर ना हो जाए। इसलिए शशि थरूर टाइप को वहां प्लांट कर दो अपना। और इस बार अब जो इनका गेम है ना, ये जो SIR वाली जो एक्सरसाइज है, उसमें ये 3 टर्म वेट नहीं करेंगे, ये मान करके चलना। ये अगली बार में ही ये सत्ता के दावेदार बनने की कोशिश करेंगे, ये मान करके चलिए। इस SIR ने इनको 5 साल का प्लस एक वो दे देना है कि भाई इनके हिसाब से वोटर लिस्ट है, इनके हिसाब से सारा कुछ, और 5 साल में अपना खेल करके जमा देंगे मामला। अदरवाइज इनको 15 साल लगते थे, अब ये उस प्रोजेक्ट को 10 पे लाने की फिराक के अंदर ही, ये मान के चलिए। चलिए 15 को 10 में क्या, अभी तो ये देखिए, हो सकता है कि 29 से पहले ही सारा मॉडल कोलैप्स हो जाए। सारा मॉडल कोलैप्स हो जाए। जो मॉडल चीन में टूट रहा है वो मॉडल भारत में बन जाए। वहां तो दरकता दिख रहा है, यहाँ पर हो सकता है बन जाए। खैर, इन सारी आशंकाओं के बीच फिर हम कहेंगे, आज 26 जनवरी को आप ये ठानिए कि इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को आप अक्षुण्ण रखेंगे। ये अगर आपने ठान लिया तो किसी मोदी, किसी शासक, किसी प्रधानमंत्री, किसी पार्टी की ये हैसियत नहीं है कि इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को खरोंच भी लग जाए। लेकिन इसके लिए लोक को ये ठानना पड़ेगा। अगर आपने ठान लिया तो कुछ नहीं होगा, आपने नहीं ठाना तो जो चल रही है प्रक्रिया ये और तेज हो जाएगी, क्योंकि हर समय कैटलिस्ट लेकर के मोदी जी खड़े रहते हैं रिएक्शन को तेज करने की। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।